Good afternoon, everyone. Today we will do newspaper of 26th December, Indian Express. Welcome to Ansarkari. First article is on page number 4. It talks about the Free Trade Agreement Act between India and other countries. It gives rationale that on negotiation there should be India should have a different approach, a cautious approach regarding free trade agreement, because there will be many issues such as carbon emission norms, climate action, labor, gender balance, etc. तो अभी दो कंट्री से इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया. आफ्टरवर्ड्स इंडिया इज नाउ टॉकिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा. तो डिफरेंस क्या है पहले ओल्ड एफटीए में और अभी का एफटीए में? पहले में था कि उतना रूल्स, ऑपरेशन, टैरिफ थोड़ा इशू कम था, लेकिन अभी देयर आर सेवरल अदर इशूज सच एज जो नॉन ट्रेड इशूज़ है. पहले ट्रेड इशूज़ का मायने ज़्यादा था. फॉर एग्जांपल रूल्स, ऑपरेशन, टैरिफ, मेजर्स, उसके ऊपर नेगोशिएशन होता था, लेकिन आज वो भी होता है. प्लस नॉन ट्रेड इशूज़ है वो भी बढ़ चुका है. फॉर एग्जांपल जेंडर बैलेंस, जेंडर प्रोडक्टिविटी कितना है कंट्री के अंदर में, क्या महिलाओं का सेम अधिकार है कि नहीं, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट वर्क स्पेस का है कि नहीं, लेबर स्टैंडर्ड है कि नहीं, प्लस इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट इश्यूज़, क्या जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है कि कम होता है. ये जो पूरा नॉन ट्रेड इश्यूज़ है इसको इंक्लूड किया गया है न्यू ट्रेड एग्रीमेंट, न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे. फॉर एग्जांपल इन डेवलप कंट्रीज चाहे यूएस, they are bringing the issue of carbon emission in the process of manufacturing of steel as a non-tariff measures. उससे किसको घाटा होता है? डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को ट्रेड करने में, क्योंकि उनका जो लेबर स्टैंडर्ड है और प्लस जो कार्बन एमिशन थोड़ा ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, वो उनके पास तो कम होता है इसके कारण. तो यही है. तो पहला पॉइंट हो चुका, दैट इज़ नॉन ट्रेड इशू बढ़ चुका है. दूसरा पॉइंट है कि इंडिया शुड यूज़ द बेनिफिट फ्रॉम जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. वो प्रेफरेंस एक क्राइटेरिया है जिसमें प्रेफरेंस दिया जाता है टू डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज सच दैट दे कैन प्रमोट देयर गुड्स, दे कैन एक्सपोर्ट देयर गुड्स इन द डेवलप कंट्रीज एट अ लोअर रेट. लेकिन उसमें भी जो नॉन ट्रेड इशूज़ है ना, उसमें भी डाला गया है बाय द यूएस और और यूरोपियन यूनियन. तो उसको भी इंडिया ज़्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेज यूज़ नहीं कर पा रहा है जीएसपी को भी. मतलब एक तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता था पहले जीएसपी में, क्योंकि एक प्रेफरेंस मिलता था डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, वो भी नहीं हो पा रहा है अभी. तो ये दो इशू है. तीसरा है कि कार्बन इंसेंटिव प्रोडक्ट जो भी है उसमें टैक्स कलेक्ट करने का मांग कर रहा है यूरोपियन यूनियन. तो और साथ ही साथ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है सच एस जो नॉर्मल जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, और साथ ही साथ सर्विसेज एंड ट्रेड इन अदर एरियाज, उसमें भी इशू होता है. तो ये पूरा आर्टिकल में से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज राइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉन ट्रेड इशूज़ इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन. दूसरा कि वी आर नो एट अ कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द जीएसपी मैकेनिज्म टू इट्स फुल पोटेंशियल. ये 2 पॉइंट है इसमें. जो दूसरा आर्टिकल इट इज़ ऑन पेज नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट फ्लोटिंग सोलर फार्म. तो एक सोलर फार्म नॉर्मल होता है, एक फ्लोटिंग होता है. नॉर्मल सोलर फार्म ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, it requires more land acquisition etc. Whereas जो floating solar farm है, it has several benefits such as it can be installed in the water area, that is it will lead to less land acquisition. पहला पॉइंट. दूसरा है कि it will also reduce the water evaporation.
बाय सेविंग मोर वाटर वी कैन प्रोड्यूस मोर हाइड्रो पावर जनरेशन। तो ये कहाँ यूज़ हुआ जा रहा है? ये प्रपोज किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में एक लेक है, उसका नाम है बावाना लेक, वहाँ पर प्रपोज किया गया, उसको बैठाने की कोशिश किया जा रहा है विद द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। तो ये पूरा आर्टिकल में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट विल लीड टू लेस वाटर इवेपोरेशन, पानी में बिठाएंगे तो कम होगा इवेपोरेशन। दूसरा कि इट इज़ मोर चीपर एंड मोर एफिशिएंट दैन रूफ टॉप, और लैंड एक्विजिशन करना नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि पानी में है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। आप एक और है कि द रिड्यूसमेंट ऑफ 40% इवेपोरेशन होता है, तो वो कम हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 9 which talks about the declassification issue. National Archive of India says that it does not have any records of 1962, 1965 and 1971 war. जो इंडिया का पॉलिसी है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 में, in which various central ministries and department are supposed to transfer record to National Archive of India such that it can be shared with the public. लेकिन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कारण अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फ्री ग्रेन स्कीम। अभी हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको एक्सटेंड नहीं करने का फैसला लिया है आफ्टर दिसंबर। तो दिसंबर तक ही लास्ट था, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता था, वो एक तरह से 5 kg फूड ग्रेन वेर गिवन टू 81 करोड़ पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर NFSA। मतलब NFSA का जो एंटाइटलमेंट था 5 kg पर पर्सन पर मंथ एट 2 to 3 रुपीज़ पर kg। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड फॉर द 81 करोड़ पीपल। लेकिन अभी उसको हटा करके सिर्फ ऐसा किया गया है कि नेक्स्ट टाइम आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द PMGKAY इट हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑफ अराउंड 5 kg। मतलब कि पहले जो प्रधानमंत्री गरीब योजना था इसको हटा करके जो पुराना वाला योजना है, ऐसे NFSA के अंदर में जो योजना है उसी को दिया गया है, बढ़ावा दिया है। ऐसे 5 kg पर पर्सन पर मंथ ग्रेन अंडर NFSA फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 year फ्रॉम जनवरी 2023। इसके लिए जो प्रोक्योरमेंट है वो अराउंड 50 मिलियन टन है ग्रेन का, और वो इट वाज लीडिंग टू ओवरफ्लोइंग ऑफ पब्लिक गोडाउन। तो जो सरकार ने जो ओवरफ्लोइंग को इसको कम करने के लिए इसको स्कीम को कंटिन्यू रखा है अंडर NFSA, नॉट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें एक और पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो एग्जिस्टेंस जो प्रोक्योरमेंट का जो ऑप्शन है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होता है, लेकिन जो इनपुट सब्सिडी है और फार्म प्राइस सपोर्ट है उसको रिप्लेस करना चाहिए विद द पर हेक्टर इनकम ट्रांसफ़र। उससे क्या होगा कि मोर ग्रेन एंटाइटलमेंट फॉर द पुअर एंड कंज्यूमर वो बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अभी का जो भी नॉर्म्स है। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द FTA। तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि EU का क्या डिमांड है, यूरोपियन यूनियन का क्या क्या डिमांड है। पहला है रिगार्डिंग द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। पहला है कि इंडिया वांट्स टू पुश टैक्सेशन मेजर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ट्रीटी बाय मेकिंग टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स नॉन जस्टिसिएबल। फिर रिगार्डिंग टू वोडाफोन, निसान एक्सेट्रा। सेकंड है कि जो EU का जो प्रपोजल है इन्वेस्टमेंट का वो है कि इंडिया को एक 2 tier कोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए और जिसमें एपेलेट सिस्टम भी रहे और साथ ही साथ जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टेट वो रहे अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न गिवन बाय UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। लेकिन अभी ऐसा इंडिया में नहीं।
थर्ड है कि इंडियन EU इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कंटेन्स मोस्ट फेवरेबल नेशन प्रोविज़न, लेकिन उसको भी इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए, जो अभी है नहीं। जो उसके बाद जो पॉइंट है फोर्थ वाला कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविज़न, जो इंडिया का मॉडल में मिसिंग है, वो होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर स्टेट अगर अपना जो प्रॉमिस दिया गया है इन्वेस्टर को अगर वो पूरा नहीं करेगा, देन द लायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द स्टेट इटसेल्फ। स्टेट ही लायबल रहेगा अपना जो भी पॉलिसीज़ और लॉज को मेंटेन करने में। तो यही पूरा बात है। तो इसमें इंडिया को रिव्यू करना चाहिए मॉडल BIT। तो अगर इसमें देखेंगे तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट मॉडल ऐसे है क्या? तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द FDI और साथ ही साथ इट इंक्रीज द ट्रस्ट बिटवीन द इन्वेस्टर अमंग द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करता है कि द वे द इन्वेस्टर राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ जो मार्केट ओरिएंटेड डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को है उसको ओपन, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में ओपन किया जाता है। तो इंडिया ने BIT ट्रीटी को फॉर्म किया था 2015 में, लेकिन उसमें बहुत सारे जो प्रोविज़न नहीं है उसको देखना चाहिए इंडिया को। तो अगर बोला जाए कि क्या क्या होना चाहिए BIT में, तो एक पहला पॉइंट है कि पहले जो डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो कम था और साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशनरी पावर जो दिया गया था स्टेट को, मतलब इंडिया को, वो ज़्यादा था। तो क्या करना चाहिए, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ जो EU का BIT मॉडल है या फिर US का है उसको फॉलो करना चाहिए। उसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो फॉरेन इन्वेस्टर पर। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द नीड फॉर इंक्रीज इन R&D स्पेंडिंग टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। तो ये पूरा आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया को अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इंडिया को एक तरह से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होगा इन द R&D एरिया। तो कंपैरिजन किया जाए तो बाकी सब कंट्रीज में से, तो G20 कंट्रीज अकाउंट्स फॉर 86% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। US लीड्स द G20 बाय स्पेंडिंग अराउंड 581 बिलियन इन R&D and other European Union spends around 323 billion. With comparison to India, it only spends around 17.6 billion. तो बहुत पीछे है इंडिया, लेस देन 1% है इंडिया का शेयर है। और साथ ही साथ पर कैपिटा में देखा जाए तो इजराइल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन, 18.6 बिलियन, जो इंडिया है 17.6 बिलियन ऑन 1 बिलियन पॉपुलेशन, whereas Israel spends around 18.6 billion on only 9.3 million. No wonder it is land of innovation in areas of agriculture, defense, and cyber technology, etc. तो होलिस्टिक यूनिवर्सल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, क्लीन एनर्जी और साइंस एंड यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, ये सब पूरा करने के लिए इंडिया को इन्वेस्ट करना ही होगा इन R&D, ये बोलना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 413 विच टॉक्स अबाउट द US ट्रेजरी यील्ड। तो ट्रेजरी यील्ड है क्या आखिरकार? तो ट्रेजरी कर्व वो है कि गवर्नमेंट बोरोज द मनी फॉर ड्यूरेशन फ्रॉम 1 month to 30 years। तो अगर 30 years का जो लॉन्ग टेन्योर होता है, इट यील्ड्स मोर देन इनफ फॉर द एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टेन्योर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म टेन्योर यील्ड देता है। तो जो कोई भी अगर इन्वेस्टर है, रिटेलर इन्वेस्टर और बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है, दे ऑप्ट फॉर सिक्योर वैल्यू ऑफ रिटर्न, मतलब सिक्योर होना चाहिए उनका पैसा, तो वो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में।
लेकिन अगर रिसेशन आएगा, मतलब या तो उनको लगेगा कि लॉन्ग टर्म में जो भी इकोनॉमी का स्थिति है वो संग ढंग का नहीं है, तो दे विल पुल आउट मनी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एंड दे विल इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म। उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म का जो ऑप्शन है वो उसका जो यील्ड है वो बढ़ जाता है और एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। उससे क्या होता है, यील्ड इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म का ज़्यादा यील्ड है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। तब ये शो करता है कि आने वाले वक्त में जो इकोनॉमी का रिसेशन ये हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वही यील्ड इन्वर्जन है। इन यील्ड दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल, फ्लैट और इन्वर्जन। स्टीप मतलब होता है कि वही शॉर्ट टर्म का यील्ड कम है, लॉन्ग टर्म का ज़्यादा है, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म, आप घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो और साथ ही साथ जो आपका पैसा है वो सिक्योर रहेगा लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट भी आपको इंटरेस्ट देते रहेगा। इंटरेस्ट नहीं देता है, इट इज़ गिवन। एंड जो ट्रेजरी है वो डिफरेंट प्रकार का, ऐसे यूएस में ट्रेजरी बोला जाता है, यूके में गिल्ट एंड इंडिया में जीसेक। तो जो बैंक लोन दिया जाता है, बैंक लोन लेते हैं, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, इट इज़ विथ अ प्री डिटरमाइंड कूपन पेमेंट सिस्टम, वो ऑलरेडी डेफिसिट में देते हैं गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट अगर 10 ईयर बॉन्ड अगर दे रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ $100 विथ अ कूपन पेमेंट ऑफ $5, इसका मतलब आप $100 यूएस गवर्नमेंट को देंगे तो आपको हर साल पाँच रुपया मिलेगा, हर साल $5 मिलेगा, और साथ ही साथ $100 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मिलेगा। उससे क्या होगा, आपको दैट द यील्ड विल बी अराउंड 5%। तो इसमें क्या होता है कि अगर स्टीप है तो आपका यील्ड ज़्यादा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म यील्ड ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। अगर नॉर्मल है इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, फ्लैट है इसका मतलब लॉन्ग टर्म यील्ड नॉर्मल है, सेम है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर इकोनॉमी का स्थिति ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, कहीं कुछ बेरोजगारी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो लॉन्ग टर्म से पैसा उठा के शॉर्ट टर्म में डालेंगे। उसके कारण क्या होगा कि जो यील्ड होगा वो लॉन्ग टर्म का कम होगा, शॉर्ट टर्म का ज़्यादा होगा, और इससे यील्ड इन्वर्जन होगा, जो यहाँ पर रेड लाइन है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, और इसी को बोलते हैं यील्ड रिजन। तो ये जो वो 2-3 पॉइंट है वो है यील्ड, इन्वर्जन, ट्रेजरी बिल। यील्ड है क्या और इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है? इंडिया को इम्पैक्ट करता है क्योंकि यूएस का जो फेडरल ट्रेजरी है वो अगर हाइक होता है तो इंडिया में जो भी इन्वेस्टर है दे विल ऑप्ट फॉर मोर सिक्योर रिटर्न, तो वो इन्वेस्ट करेंगे यूएस का ट्रेजरी में और इंडिया से पैसा निकालेंगे। उससे क्या होगा, इंडिया का जो डिप्रिसिएशन होगा करेंसी का, और साथ ही साथ एफपीआई जो होगा वो गिरेगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो ये पॉइंट है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।